देखिए, अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने ज्यादातर फैसले यही सोचकर लिए कि दुनिया को अमेरिका की हर बात माननी होगी। जो देश उनके फैसलों का विरोध करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप सख्ती से पेश आएंगे और आखिरकार ये दुनिया अमेरिका के इर्द गिर्द ही चलती रहेगी। लेकिन सवाल क्या है, इस बार अमेरिका की इस मनमानी को चुनौती मिली है और अब रशिया, भारत और चाइना के बीच एक सिचुएशन ट्रायंगल बनता दिख रहा है, जिसे हम आपको लगातार बता रहे हैं RIC यानी रिक। सबसे बड़ी बात क्या है, ये कि भारत अपना हर कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका की 50% टैरिफ से विचलित होकर रशिया और चीन के खेमे में चले गए हैं। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। हम अब भी वही कर रहे हैं जिसे कूटनीति की दुनिया में बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि कूटनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है और भारत इसी नीति पर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन तो जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो अभी जापान के दौरे पर है। चाइना और जापान दोनों के रिश्तों में तनाव रहता है और इस तनाव की वजह क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा। जापान क्वाड के मंच पर चाइना की मंच और उसकी विस्तारवादी नीतियों को लेकर चिंता जता चुका है। और सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाने से पहले कहां जा रहे हैं? जापान। और इसीलिए यह दौरा बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री चाइना जाने से पहले जापान जा रहे हैं, वही जापान जो मुखर होकर चाइना की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ बोलता है और इसी को कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। इस संतुलन को बनाने में हर फैसला हमारा खुद का है और भारत इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां हर देश के साथ हमारा एक संतुलन है और हम ये देख रहे हैं कि कहां हमारे हित ज्यादा है, कहां पर कम है, कहां पर हमारे हित ज्यादा सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका से भी हमारी बातचीत बंद नहीं हुई है। जापान के साथ भी हम द्विपक्षीय सम्मेलन कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चाइना में SCO समिट में भी शामिल होने वाले हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें हर देश अपने राष्ट्रहित की बात करके आगे बढ़ता है, भारत ने यह स्थापित कर दिया है कि कोई अगर यह सोचे कि सिर्फ एक तरफा रिलेशनशिप ये उस देश के साथ होगा तो ये वो दौर नहीं है। यानी सारे दबावों को खारिज करके भारत अपनी शर्तों पर वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है और इस बात को आप जापान के इन दृश्यों से समझ सकते हैं। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर, देखिए IMF के मुताबिक इसी साल भारत की अर्थव्यवस्था ने जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। अब जापान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं, विश्व में अगर आप देखिए तो अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि 2690 लाख करोड़ की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना है 16,695 लाख करोड़। उसके बाद से जर्मनी है 418 लाख करोड़। 369 लाख करोड़ है भारत और 369 लाख करोड़ है जापान। मार्जिन आप देख रहे हैं कम है, लेकिन भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। जापान क्या चाहता है? वही चाहता है कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से फायदा उठा सके और इसीलिए अब उसने अगले 10 सालों में भारत से लगभग 6 लाख करोड़ रुपए, आप सोचिए कि निवेश के नाम पर अगले 10 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए जापान लगाएगा। यह फैसला उसने लिया है। जब यह सारा पैसा भारत की अर्थव्यवस्था, उसके उत्पादन क्षमता पर खर्च होगा तो इससे भारत में नई फैक्ट्रियां, नए कारखाने लगेंगे और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इस निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का विश्वास और भी मजबूत होगा। तो निवेश में आप जब देखते हैं नई फैक्ट्रियां, कारखाने लगेंगे, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा और कुल मिलाकर निवेश के लिए यह बहुत अच्छा होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको निवेश की जरूरत है, तो आपको ये निवेश तभी मिलेगा जब आपके ऊपर भरोसा होगा और निवेश करने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आपके ऊपर पैसा लगाने से उसे नुकसान नहीं होगा। तो दुनिया भी ऐसे ही चलती है और इस वक्त भारत भी यही भरोसा दुनिया में कमा रहा है। और अगर जापान जैसा देश जिसको पछाड़ कर हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, अगर वो 6 लाख करोड़ भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहता है अगले 10 सालों में, तो यह बताता है कि भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री
शिगेरू शिबा के बीच 150 समझौते हुए जिन पर हस्ताक्षर किए गए और इन्हें पूरी दुनिया के सामने रखा। 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। The two countries agreed to have special strategic and global partnership. In the past 10 years, we have been able to see advancement in broad-based areas. At our meeting here today, based upon such accumulation, we were able to have exchange of views on how to advance our relationship forward in the coming 10 years. मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जापान के साथ हमारा एक और रिश्ता यह है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं की छवियां जापान के देवी देवताओं में भी दिखाई देती हैं। आप जानकर हैरान रहेंगे, जैसे भगवान गणेश को जापान के कांगी तेन कहा जाता है, देवी सरस्वती को बेंजाई तेन कहा जाता है, भगवान शिव को जापान के लोग दैकोकू कहते हैं, देवी लक्ष्मी को किचिजोतेन कहते हैं और भगवान इंद्र को ताइशाकुतेन के रूप में पूजा जाता है। हमारे ये सभी हिंदू देवी देवता बौद्ध भिक्षुओं की परंपरा के साथ जापान पहुंचे और जापान में भले ही इन देवी देवताओं को नए नाम और स्थानीय संस्कृति से जोड़ा गया, लेकिन इनकी पहचान अब भी हिंदू देवी देवताओं में ही दिखाई देती है। इनमें भी देवी सरस्वती को जापान के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, जो जापान के 7 भाग्यशाली देवी देवताओं में से एक हैं, जिन्हें शीची फुकुजिन कहते हैं। वहां सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में इन देवी देवताओं को सौभाग्य, खुशी, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और वहां इन्हें लेकर कोई विवाद नहीं होता। लेकिन एक हमारा देश है जहां लोग हिंदू देवी देवताओं को पौराणिक कहानियों तक सीमित मानते हैं और इनके रूप में कई बार फिल्मों में कॉमेडी सीन्स दिखाए जाते हैं, जबकि जापान में ऐसा नहीं होता। वहां देवी देवताओं को सभी तरह की राजनीति से अलग रखा जाता है और वहां का समाज इसमें नफरत नहीं ढूंढता। जापान के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में SCO समिट के लिए रवाना होंगे और इस समिट से जो देश, इन्हीं का एक और पोस्ट में लेकर आई हूं आपके लिए, ये वाला देखिए। यहां पर वो क्या आरोप लगा रहे हैं, यहां पर वो उससे भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं इंडिया यूजेस आवर डॉलर्स टू बाय डिस्काउंटेड रशियन क्रूड। वो कह रहे हैं कि हमसे व्यापार में जो फायदा होता है वो सारे के सारे डॉलर से ही भारत
रशिया से ये कच्चा तेल खरीद रहा है। दरअसल जब आप जानबूझकर किसी पर अटैक करना चाहते हैं, किसी को विलन बनाना चाहते हैं, तो जितनी भी तर्क दलीलें हैं इधर की उधर करते हुए आप उनको मरते चले जाते हैं। तीसरा, इंडियन रिफाइनर्स, और यही वो गंभीर आरोप है। इंडियन रिफाइनर्स विथ देयर साइलेंट रशियन पार्टनर्स कह रहे हैं कि भारत में जितने भी तेल के रिफाइनर्स हैं, अब समझ लीजिए किस तरफ इशारा है, जो तेल के रिफाइनर्स हैं वो रशिया में अपने साइलेंट पार्टनर्स के साथ, यानी ऐसे पार्टनर्स जो कि बहुत ज्यादा लाउड नहीं है या बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है, उनके साथ मिलकर रिफाइन करते हैं ब्लैक मार्केट ऑयल को और फिर बड़े बड़े प्रॉफिट पे उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं। और ये हार्ड करेंसी जो है, इससे रशिया अपनी युद्ध को सस्टेन कर रहा है। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि रशिया के काले पैसे को सफेद कर रहा है। इसके पीछे वजह है कि चीन में होने वाले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। और ये भी खबरें हैं कि राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि भारत और चाइना उनके कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार बने रहे और वो भारत और चाइना के साथ नए समझौते करना चाहते हैं। अब ऐसे में लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि अलास्का में तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि कोई तेल ऊर्जा की डील हो जाए। अब लग रहा है कि अगर इन्हीं के साथ रिश्ता बरकरार रहेंगे तो अमेरिका का तो पत्ता कट जाएगा और इसी वजह से शायद पीटर नेवारो ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाकर भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, सिर्फ हम पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए। हालांकि दुनिया इन बेबुनियाद आरोपों में नहीं फंसने वाली और खुद अमेरिका के नेता पीटर नेवारो की इस थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रहे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की विशेष दूत रही निकी हेली, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी और राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी जॉन बोल्टन समेत कई नेता और अमेरिकी अर्थशास्त्री भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को सही नहीं मानते और वो इस तर्क को भी बेबुनियाद मान रहे हैं कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, इसलिए भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाना चाहिए। ये मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कुछ आंकड़े, जिससे आप समझ पाएंगे कि हम किस ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं और क्यों आपसे ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। भारत चीन व्यापार में देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला ग्राफ वो है जो भारत का आयात है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी चाइना से हम सामान लेते हैं। अब ये 2009-2010 से लगातार बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और ये जाता है सीधे 1.5% से 9.6% पर ये पहुंचा है। वहीं जो हम खरीदते हैं वहां से, जो हम वहां पर बेचते हैं, जो भारत का निर्यात है, वो 0.5% से बामुश्किल 1.2% पर पहुंचा है। आज भी चीन के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है वो इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं, 8,40,000 करोड़ रुपए का है, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। साल 2024-25 में भारत ने चीन से 9,60,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, लेकिन चीन को सिर्फ 1,20,000 करोड़ रुपए का हमने सामान बेचा। तो इतना हम खरीदते हैं लेकिन बेच सिर्फ इतना पाते हैं, इसीलिए 9.6% अगर उसका निर्यात है, वो हमें सामान बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तो हम उसको सिर्फ 1.2 एक्सपोर्ट करते हैं। दवाइयां, अभी हम मौजूदा जो हमारा निर्यात है वो है 626 करोड़, लेकिन हम उसको और आगे ले जा सकते हैं 1,33,000 करोड़। ये सेटेबल टारगेट है, इतना हम पहले से कर रहे हैं, इतना हमें और करना है। यहां टेलीफोन सेट्स अभी 0 है, हम इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं तो ऐसे में हम क्यों नहीं लगभग 60,000 करोड़ वहां पर फोन दे सकते हैं। ऐसे ही एरोप्लेन एयरक्राफ्ट में देखिए, जो हम 1,225 करोड़ का फिलहाल निर्यात कर रहे हैं, उसमें हम और 60,000 करोड़ जोड़ पाएंगे। 502 करोड़ के आसपास हम टर्बोजेट्स अभी बेच रहे हैं, हम 40,000 करोड़ उसमें जोड़ सकते हैं। ऐसे ही जो फ्रोजन झींगे हैं वो 6,632 करोड़ बेच रहे हैं, उसमें 32,000 करोड़ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही हीरे हो, गाड़ियों के पार्ट्स हो, आभूषण हो, महंगी धातु हो, और आभूषण और महंगी धातु तो अभी 0 है हमारा, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में। हालांकि इस एससीओ समिट से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे कई देश हैरत में पड़ने वाले हैं। खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा था, डेड इकोनॉमी, यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन आज साल 2025-26 में भारतीय जीडीपी की पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं जो ये बताते हैं कि टैरिफ की टेंशन में भी हमारी अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है।
अप्रैल में जून की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहा है, 7.8%। यह आरबीआई के 6.5% के अनुमान से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा यह ग्रोथ रेट पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा रहा है और पिछले साल की पहली तिमाही से भी यह बहुत आगे है। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो यह ग्रोथ रेट और भी ज्यादा 8.8% रहा है और यह भी आरबीआई के अनुमान से बहुत आगे है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में यह अंतर होता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है उसमें महंगाई को जोड़ा जाता है और रियल जीडीपी में महंगाई को नहीं जोड़ा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था ने यह जोरदार प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि कृषि सेक्टर से खुशखबरी आई है और यह वाकई बहुत बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि कृषि सेक्टर में 3.7% की वृद्धि यानी रिकवरी हुई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और सर्विस सेक्टर ने 9.3% का सबसे ज्यादा योगदान दिया है। इसके अलावा पहली तिमाही में सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया और इस दौरान निवेश भी बढ़ा, जिसकी वजह से पहली तिमाही में ही हम 7.8% के ग्रोथ रेट पर पहुंच गए। भारत की अर्थव्यवस्था के बाद आपको भारत की उस राजनीति के बारे में बताते हैं जिसमें ताली के लिए गाली का सहारा लिया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां को गालियां दी गई और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ जो हम आपको सुना नहीं सकते। और जब घटना की जांच हुई तो पता चला कि इस रैली का आयोजन कांग्रेस के स्थानीय नेता मोहम्मद नौशाद ने किया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस शख्स ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव तक लड़ा है। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया उसका नाम है मोहम्मद रिजवी। पुलिस को जानकारी मिली तो यह मोहम्मद रिजवी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन इसके बाद हमारे देश में गंदी राजनीति शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर दिन रात कांग्रेस के लिए बैटिंग करने वाले समर्थकों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें शेयर की और यह दावा किया कि इन तस्वीरों में शिवराज सिंह चौहान के साथ जो लड़का दिख रहा है वो वही मोहम्मद रिजवी है जिसने कांग्रेस की रैली में आकर प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी मां के लिए अपशब्द बोले, गाली गलौज। इसके बाद एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया। सैकड़ों ट्रोलर्स ने यह लिखना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने ही अपने आदमी को राहुल गांधी की रैली में भेजकर गाली गलौज और आपत्तिजनक नारे लगवाए। यहां तक कि आज तक के शो में भी, हल्ला बोल में भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बार बार शिवराज सिंह चौहान के साथ इस शख्स की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये बीजेपी का आदमी था, यानी ये बीजेपी की साजिश थी। लेकिन ये सरासर झूठ है क्योंकि हमने इसका फैक्ट चेक कराया। सच ये है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस बीजेपी कार्यकर्ता की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं उसका नाम नेक मोहम्मद है और ये वो शख्स कतई नहीं है जिसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। वो रिजवी जिसने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द बोले, जिसके खिलाफ अब मामला दर्ज है, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो अलग शख्स है और शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस शख्स की तस्वीर दिखाई जा रही है वो दूसरा शख्स है। और अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या अब समय आ गया है जब भारत में हम दो हमारे दो की नीति से आगे बढ़कर हम दो हमारे तीन की हो जानी चाहिए। आरएसएस प्रमुख तो ऐसा ही कहते हैं। मोहन भागवत ने भारत के लोगों को सलाह दी है कि वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इस बयान को 145 करोड़ की आबादी वाले भारत के लिए गलत बता रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे हिंदुओं की आबादी बढ़ाने का संदेश मान रहे हैं। मोहन भागवत ने अपने बयान में 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, हर भारतीय दंपति की 3 संतान होनी चाहिए ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे। और दूसरा, जन्म दर बढ़ाना समाज को भविष्य में जीवित रखने के लिए जरूरी है क्योंकि उनके मुताबिक जिस समाज में जन्म दर 3% से कम होती है वो समाज और देश धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। आज बड़ा सवाल यह है कि जब भारत में कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की मांग करते हैं तब मोहन भागवत जन्म दर बढ़ाने की सलाह क्यों दे रहे हैं और वो क्यों चाहते हैं कि भारत में हर महिला को कम से कम 3 बच्चों को जन्म देना चाहिए। भारत की मौजूदा जन्म दर 1.9% है, बर्थ रेट है 1.9%, यानी देश की महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में 1 या 2 बच्चे पैदा करती रही। ये जन्म दर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1% से कम है।
रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी रेट का मतलब यह है कि पति पत्नी ने अपनी जगह भरने के लिए समाज को कितने बच्चे दिए। जब ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1% होता है तो इसका मतलब यह होता है कि पति पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया जो भविष्य में उनकी जगह लेंगे। और 0.1 जिसे आप तीसरा बच्चा समझ सकते हैं, वो बच्चा मृत्यु दर बढ़ने जैसी स्थिति में भरपाई करेगा। यानी इससे समाज की जनसंख्या संतुलित रहेगी।